Hello, my dear friends. A very good evening to all of you. Welcome to Career Well बायोलॉजी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। यहाँ से भी कभी कभार सवाल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा थ्रोली हम देखेंगे। ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, तो जितना ज़रूरी है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सूरज हमारे साथ हैं, वसुंधरा हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है, खैर मकदम है इस्तकबाल आज के सेशन में। मानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बाकी लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए और ये सुनिश्चित करें कि हमारी आवाज़ और हमारी तस्वीर आप लोगों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। गोविंद कैसे हैं आप लोग? रजत बिल्कुल ठीक हूँ। गोविंद साहब आप कैसे हैं बताइए। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रजत, क्या हाल चाल सबके। राम हमारे साथ हैं, निशी हमारे साथ हैं। ओके, तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। लेट अस स्टार्ट विद जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में थोड़ा सा हम डार्विनिज्म वगैरह भी, लेमार्कवाद वगैरह भी पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसे याद करने के लिए। एसएससी की जीएस का लिंक ओपन कर दीजिए सर एक बार। ये किसका ओपन करना है? ऑल क्लियर है कमला? रजत आप क्या बोल रहे हैं? वो सब टेक्निकल टीम का रहता है, टीचर तो क्लास लेते हैं बस आकर, मुझे अपने शेड्यूल पे आके क्लास लेना होता है। योगिता रवि, फिर भी आप क्या कह रहे हैं वो मुझे बता दीजिए, तो देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। सो देखिएगा, जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, आनुवांशिकी की बात करते हैं, तो ये बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम तो आज जो शेड्यूल में क्लास थी वो हम लोग देख ले रहे हैं। फिर आपका डीएनए और सेल डिवीजन रह रहा है, विटामिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रह रहा है वो रह रहा है, ठीक है। कौशल करें सर मैं बीमार हूं इसलिए मैं रेगुलर नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और सर हिस्ट्री और इकोनॉमी चाहिए। ये तो आपको कॉल करके पता लग जाएगा कि क्या है आप लोगों का उसमें, ये मुझे मालूम नहीं रहता है ये सब चीजें। चलिए, लेकिन जो शब्द जेनेटिक्स थे वो किसने दिया था? बैटसन ने। तो अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और विलियम बैटसन ने शब्द जेनेटिक्स दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेंडल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर 7 सालों तक, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कैरेक्टर्स माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, है ना। तो हमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि मेंडल ने क्या प्रयोग किया था, और उसके बाद उन्होंने जो 3 लॉ दिए थे उनके बारे में पढ़ना है। ओके, दीप ज्योति हमारे साथ वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। रिकॉर्डेड क्लास देखती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आज लाइव। चलिए, ओके नाउ, तो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, या फिर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, माता पिता से संतानों में कौन ले जाता है? जीन। दैट्स वाई जीन्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, है ना। आनुवांशिकता की इकाई बोलते हैं किसको? जीन्स को। सो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में कौन ट्रांसफर करते हैं, कौन ले जाते हैं? जीन्स। दैट्स वाई जीन्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, और यू कैन से यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है आयुष साहब। चलिए, नाउ जीन को पहली बार प्रयोगशाला में, लैब में किसने सिंथेसाइज किया था या किसने आइसोलेट किया था?
ये सवाल पूछा जाता है तो आप कहेगा सर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो जीन को डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब ने संश्लेषित किया था। इन सब पॉइंट्स को याद रखना है बस। ओके, चलिए 23 क्लासेस आपकी हैं। अब मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या था और किस पे किया गया था। तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था। तो गार्डन पी प्लांट, एंड गार्डन पी प्लांट यानी मटर का पौधा, मटर का पौधा। और मटर के पौधे का जो बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है, पाइसम सेटाइवम। ये साइंटिफिक नेम है किसका, मटर का। कितने साल तक किया, 7 इयर्स तक, 7 साल तक। और क्या दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, अनुवांशिकता का नियम। क्या दिया, अनुवांशिकता का नियम दिया। तो 7 सालों तक 7 जोड़े गुणों का अध्ययन किया, 7 कैरेक्टर्स। 7 साल तक 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन करके कितने लॉ दिए उन्होंने, 3 लॉ दिए। तो पूछा जाता है कि मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, गार्डन पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम। कितने सालों तक, 7 इयर्स तक। और क्या दिया उन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता का नियम। कितने नियम दिए, 3 लॉ दिए, उनको हम लोग पढ़ेंगे। कितने कैरेक्टर्स का अध्ययन किया, मटर के कितने कैरेक्टर्स का, तो 7 जोड़े कैरेक्टर का, 7 जोड़ी गुणों का, 7 पेयर्स कैरेक्टर का अध्ययन किया उन्होंने। अब सवाल यह है कि मटर को ही क्यों चुना उन्होंने, वाई पीज, है ना, मटर को ही क्यों चुना उन्होंने। तो मटर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है, और मटर में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखते हैं। मटर का एक पौधा शॉर्ट है तो एक पौधा लॉन्ग है, एक में व्हाइट कलर के फूल आते हैं तो एक में वायलेट कलर के फूल आते हैं, एक में फूल ऊपर आते हैं तो एक में फूल साइड में आते हैं। मटर के पौधे का फल ग्रीन कलर का है तो एक जो है ऑरेंज कलर का है ना। उसके बाद सीड्स के कलर्स, सीड्स का शेप, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे अध्ययन करने को। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए मेंडल साहब ने मटर को ही चुना। तो 7 सालों तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए। लॉज के नाम याद रखेंगे। द फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, है ना, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। एंड द थर्ड वन इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, स्वतंत्र अपरवहन का नियम। ये 3 लॉ दिए। तो मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर 7 सालों तक किया, 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन करके, और कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए। इन लॉस को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता के नियम। द फर्स्ट वन इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, second is your law of segregation, also known as law of purity of gametes, and the third law is your law of independent assortment, law of independent assortment। ठीक है, ये 3 लॉ दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई पीस, मटर ही क्यों, है ना। सवाल ये होता है कि मटर ही क्यों, मटर को ही उन्होंने क्यों चुना। क्योंकि मटर की लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2-3 महीने में उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। उसके बाद इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करना आसान होता है। उसके बाद इसमें कैरेक्टर्स आपको यूं ही दिखते हैं, अलग अलग किस्म के पौधे दिखते हैं। एक पौधा छोटा है, शॉर्ट है, ड्वार्फ है, तो एक पौधा लॉन्ग है ना। तो उसमें फूलों के कलर्स, फूलों की पोजीशन, है ना, मटर के फल का आकार, है ना, उसके बाद रंग, सीड का आकार, सीड के रंग, ये सब डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स थे जो यूं ही दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने मटर को ही चुना। और वो कैरेक्टर्स कौन कौन थे जिसको 7 जोड़ा का अध्ययन किया, 7 पेयर कैरेक्टर का अध्ययन किया। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई स्टेम की हाइट, तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे टॉल हैं तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो ड्वार्फ हैं। तो अगर हम देखेंगे कि टॉल का ड्वार्फ से क्रॉस करवा के देखते हैं तो अगला पौधा, अगली जनरेशन में जो पौधा आएगा वो कैसा आएगा। फिर देखा प्लांट के कलर,
कुछ पौधों में वॉयलेट कलर के फ्लावर आ रहे थे तो कुछ पौधों में सफेद कलर के। तो अगर वॉयलेट वाले का सफेद से क्रॉस करवा के देखते हैं तो अगले पौधे जो अगला जनरेशन में पौधा आएगा वो कैसा होगा। फिर उन्होंने देखा फ्लावर का पोजीशन, उन्होंने देखा कि कुछ पौधों में पुष्प ऐसे एक्सियल आ रहे थे, तो कुछ पौधों में जो फ्लावर आ रहे थे वो मतलब कुछ पौधों में टर्मिनल थे, बिल्कुल ऊपर लग रहे थे, तो कुछ में साइड साइड में फूल लग रहे थे। तो फ्लावर की पोजीशन कुछ में एक्सियल थी तो कुछ में टर्मिनल था, ऐसे ऊपर लग रहा था, तो कुछ में फ्लावर जो है वो साइड साइड में ऐसे लग रहे थे। ओके, फिर उन्होंने देखा कि फल का आकार, पॉड का शेप, कुछ में जो पॉड थे इस तरह से, ये मटर का जो फल था वो चिकना था, है ना, और कुछ में इस तरह से फल जो था इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड थे, इस तरह से फल का आकार इस तरह से था, ऐसा, इसके अंदर बीज होंगे। फिर उन्होंने देखा कि भाई पॉड का जो कलर है, फल का जो कलर है, एक में ग्रीन कलर का, एक में येलो कलर का, ग्रीन कलर येलो कलर। उसके बाद उन्होंने देखा सीड का शेप, कुछ मटर के सीड का शेप बिल्कुल ऐसा था, चिकना था, राउंड था, और कुछ का रिंकल्ड था ऐसे। कुछ का जो बीज था उसका कलर जो था वो येलो कलर का था, कुछ मटर में ग्रीन कलर के सीड आ रहे थे। तो दुनिया भर के कैरेक्टर थे अध्ययन करने के लिए, है ना। तो ये 7 पेयर्स कैरेक्टर का अध्ययन करके उन्होंने क्या दिया, उन्होंने लॉ दिया। और उनका एक्सपेरिमेंट आपको मैं दिखाता हूं कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया क्या। सो मेंडल का हम लोग एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। उन्होंने क्या लिया, लंबा पौधा लिया और फिर बौना पौधा लिया, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ड्वार्फ भी हो सकता है, बौना ड्वार्फ। तो उन्होंने टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया शॉर्ट प्लांट से। तो F1 जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे पैदा हुए, ऑल टॉल, सभी लंबे पैदा हुए। अब ये जो सभी लंबे पौधे पैदा हुए, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, है ना, स्वपरागण करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। तो उन्होंने देखा F2 जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में F2 जनरेशन में 3 पौधे लंबे हुए, 3 पौधे लंबे हुए और एक पौधा छोटा हो गया, बौना हो गया, है ना। तो उनको हैरत हुई कि एक पौधा लंबा था, दूसरा पौधा बौना था, है ना। उन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया तो उनको ये लग रहा था कि अगली पीढ़ी में मीडियम पौधा पैदा होगा इन दोनों का, ना तो लंबा होगा ना तो बौना होगा, मीडियम साइज का होगा। लेकिन ये क्या, पहली पीढ़ी में सारे पौधे टॉल हो गए, कोई भी ड्वार्फ आया ही नहीं। और F2 जनरेशन में जब इनका आपस में सेल्फ करवाया, पहली पीढ़ी में जो सारे पौधे पैदा हुए टॉल, इनका आपस में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो दूसरी पीढ़ी में पाया कि 3 पौधे तो लंबे हुए और एक पौधा फिर से छोटा आ गया, शॉर्ट प्लांट आ गया। सरप्राइज्ड हो गए वो कि ये कैसे हो गया। अब इसको जेनेटिक लेवल पे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, ये हमने लिया टॉल पौधा, लंबा पौधा। तो टॉल क्या है, कैरेक्टर है, और कैरेक्टर को बनाने वाले जीन होते हैं और जीन एक पेयर होते हैं। तो मान लिया इसको बनाने वाले टॉल पौधे को 2 जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी और टी, ये देखिए। और ये ड्वार्फ हुआ कैसे, ये हो गया ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी बौना पौधा। इसको बनाने वाले जीन है स्मॉल टी। किसी भी कैरेक्टर को बनाते हैं एक जोड़ा जीन, एक मां की तरफ से आता है, एक बाप की तरफ से आता है। अब देखिए, इन दोनों का आपस में हमने क्रॉस करवाए। अब देखिए, इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स में आधे हो जाते हैं, ये हुआ टी और ये हुआ स्मॉल टी। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। और देखा उन्होंने कि पहली जो पीढ़ी थी सारे पौधे टॉल हुए, ये कहलाया F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी। होना क्या चाहिए था कि टॉल और ड्वार्फ मिलकर मीडियम साइज का पौधा होना चाहिए था, लेकिन F1 जनरेशन में सारे पौधे क्या हो गए, टॉल पैदा हुए। ओके,
अब इनका आपस में सेल्फ करवाया, इनका आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण करवाया, है ना। तो इनका ये जो पौधे पैदा हुए, इनको आपस में अगर हम सेल्फ करा देते हैं तो टी और टी और टी और टी, देखिएगा F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल पैदा हुए। अब इन टॉल पौधों का जो F1 जनरेशन में पौधे हुए उनका आपस में हमने क्रॉस करवाया। तो यहां से देखिए दो तरह के जीन बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तो एक ही तरह का था ना, तो एक लिख दिया, एक ही तरह का था तो एक लिख दिया, दो बार भी लिखेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर दो तरह के जीन है तो कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल टी अलग होगा। अब देखना कि ये वाला जीन अगर इससे मिला है तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी, ये कैसा हो गया, टॉल। ये वाला इससे मिला, अब ये वाला इससे मिलेगा, मिल सकता है ना। ये वाला इससे अगर मिल गया तो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो गया आपका टॉल। ओके, लेकिन सपोज करो कि ये वाला अगर इससे मिल रहा है, इसका दोनों से देख लिया, अब इसका दोनों से देखते हैं, तो अगेन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन हुआ हमारा टॉल। और फिर ये देखिए, ये इससे भी तो मिल सकता है, तो स्मॉल टी ये हो गया आपका ड्वार्फ बोना। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम ऊपर से देखें, फिनोटाइपिक रेशियो देखें, तो इसमें 3 जो हुआ वो टॉल हुआ और 1 जो हुआ हमारा वो हुआ ड्वार्फ। तो हमारा जो रेशियो हुआ F2 जनरेशन में, ये जनरेशन कहलाएगा F2 जनरेशन, ये हो गया 3:1 रेशियो। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसा बना है पौधा। तो आपने कहा सर कैपिटल टी, ये क्या हुआ, टॉल। लेकिन ये कैसा टॉल है, प्योर टॉल, शुद्ध लंबा। उसके बाद ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, लेकिन क्या इसमें दो तरह के जीन है, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। फिर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल ही हुआ पौधा, लेकिन कैसा है, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। और स्मॉल टी कैसा हो गया आपका, ड्वार्फ। तो अगर हम रेशियो की बात करें, ऊपर ऊपर से देखें तो 3 लंबा हुआ और 1 हो गया हमारा क्या, ड्वार्फ। तो हमारा रेशियो हो गया 3:1। लेकिन अगर हम जीन वाला रेशियो देखें तो 1 जो हुआ वो प्योर टॉल हुआ, 1 जो हमारा हुआ वो प्योर टॉल हुआ, देखो। और 2 जो हमारा हुआ वो टॉल तो है लेकिन हाइब्रिड है, और 1 हो गया हमारा ड्वार्फ। तो 1:2:1 आ गया आपका जेनेटिक रेशियो। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने 3 लॉ दिए। उन्होंने कहा कि देखो, टॉल पौधे का ड्वार्फ पौधे के साथ जब हमने क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल पैदा हुए। इसका मतलब जीन देखो 2 तरह के होते हैं, जीन जो है वो 2 तरह के होते हैं। ये वाला जीन ने इस जीन के कैरेक्टर को पूरी तरह से हाइड कर लिया। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टॉल वाला जीन है और ये ड्वार्फ वाला जीन है। होना क्या चाहिए था कि दोनों मिलकर एक अलग कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन यहां पर सिर्फ टॉल वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसने ड्वार्फ के कैरेक्टर को पूरी तरह से मास्क कर दिया, ढक दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई जीन 2 तरह के होते हैं, वह जीन जो अपने आप को पेयर में होने पर भी एक्सप्रेस करता है, क्या बनेगा, कैपिटल टी तो टॉल बनेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी टॉल बनेगा। तो वह जीन जो पेयर में है तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पेयर में नहीं है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है।
ऐसे जीन को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, प्रभावी जीन कहते हैं। लेकिन वह जीन जो केवल पेयर में है तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। देखो, ये ड्वार्फ वाला जीन जब पेयर में रहेगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेसिव जीन, यानी अप्रभावी जीन। जैसे एक आदमी है, तन्हा है तो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और ग्रुप में है तो भी आवाज बुलंद कर रहा है, डोमिनेंट है वो। ग्रुप में है तब भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और तन्हा है तो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, डोमिनेंट है वो। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है कि जब तन्हा है तो एकदम चुपचाप से बैठा रहेगा डर से, जब देखेगा अच्छा मेरा ग्रुप आ गया तब नारा लगाना शुरू कर देगा, है ना। तो वो जीन जो पेयर में है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पेयर में नहीं है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको कहेंगे डोमिनेंट जीन। लेकिन जो अपने आप को केवल पेयर में रहने पर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यहां पे था तो इसके कैरेक्टर को ढक दिया है इसने, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो इस आधार पे उन्होंने, मेंडल ने पहला नियम दिया, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा कि जीन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक जीन जो प्रभावी होते हैं, दूसरे जीन जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो ये पहला आपका लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ये नियम क्या बोलता है कि व्हेन टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टर या जीन, है ना, किसी कैरेक्टर का दो जीन होता है ना, दो पेयर होते हैं, एक पेयर होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में है तो केवल एक ही अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, वह डोमिनेंट है, दूसरे के कैरेक्टर को वो पूरी तरह से ढक रहा है। यही है प्रभाविता का नियम। तो आपने F1 जनरेशन में देखा कि F1 जनरेशन में सारे पौधे टॉल पैदा हुए, मतलब टॉल वाला जीन ने ड्वार्फ वाले जीन को पूरी तरह से ढक दिया, तो टॉल वाला हुआ डोमिनेंट और ड्वार्फ वाला क्या हुआ? रिसेसिव। ड्वार्फ वाला क्या होगा? रिसेसिव। तो ये था प्रभाविता का नियम। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो नियम है वो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, सॉरी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दूसरा नियम आपका क्या था? लॉ ऑफ, दूसरे नियम पे चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ये लॉ कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो केवल एक ही जीन आता है गैमेट में, है ना, दोनों नहीं आते। जैसे यहां पे आपको मैंने दिखाया कि यहां पे देखिए ये टॉल है, तो जब गैमेट बनेगा तो एक ही आया, आधा आता है, आधा आधा आधा। और जब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो ये इसके कैरेक्टर को कभी भी ब्लेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है तो दो मिलकर क्या होते हैं, एक अलग कैरेक्टर ले आएंगे, नहीं, ये अपना कैरेक्टर लिए हुए, ये अपना कैरेक्टर लिए हुए, ड्वार्फ वाला। कैरेक्टर्स कभी मिक्स नहीं होते। तो जो गैमेट्स हैं वो अपनी शुद्धता को बरकरार रखते हैं। टॉल और ड्वार्फ, ये देखो अपना एक्सप्रेस करेगा और ये अपना एक्सप्रेस करेगा अगली बार आकर। और फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हुआ कि केवल एक ही जीन आता है गैमेट्स के अंदर, एक ही जीन आएगा गैमेट के अंदर, और फिर ये किसी से भी मिलकर नया नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना। ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे मिल सकता है, ये इससे मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर F2 जनरेशन में फिर से ड्वार्फ पौधा नहीं आता, फिर से ड्वार्फ पौधा नहीं आता। तो ये था आपका, उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। दूसरा जो नियम है आपका वो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय जीन के जोड़े जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही युग्मक में पहुंचता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और नेक्स्ट था आपका क्या? नेक्स्ट था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कोई भी जीन किसी से भी मिलकर नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए स्वतंत्र है।
तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बस ये 3 लॉ के नाम आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है ना। तो 3 के नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या था वो याद रखना है, दूसरा नियम क्या था वो याद रखना है, तीसरा नियम क्या था वो आपको याद रखना है। तो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी गैमेट किसी से भी फ्यूज करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो F2 जनरेशन में फिर से बौना पौधा, ड्वार्फ पौधा नहीं आ पाता, ठीक है। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जीन एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमेट बनता है उस दौरान केवल एक ही जीन आता है गैमेट में, है ना। और फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि कोई भी जीन किसी से मिल सकता है और नया कॉम्बिनेशन बना सकता है। 2 टॉपिक आपके और बचे हुए हैं कृष्णन, एक टॉपिक कल पढ़ लेंगे विटामिन, और एक टॉपिक डीएनए आपका रह रहा है वो अगले दिन पढ़ लेंगे, खत्म आपका सिलेबस। 1 महीने का होता है ये, 1 तारीख को शुरू, 30 से पहले खत्म, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोगों ने देख लिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने देख लिया, ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देख लिया। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना चाहिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, बस उसके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको देने वाले थे पुराने जमाने के साइंटिस्ट, और उनका कहना था कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुआ है, कचरा वगैरह से, है ना। और इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने, और स्पेलेंजेनी साहब ने, और लुई पास्चर साहब ने, है ना। तो जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं, जिसमें से एक है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसके अनुसार निर्जीव वस्तुएं जैसे कीचड़ इत्यादि से जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरा है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये कहता है कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना। पहले से उपस्थित जीवों के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति हुई, ये कहलाता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। चलिए, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको रखना है याद। और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक और चीज, मैं आपको दिखा देता हूं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, ठीक है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, लेमार्कवाद वगैरह की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थोड़ा सा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब जैव विकास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जहां पर लेमार्किज्म वगैरह की हम लोग बातें करेंगे, ज्यादा सवाल यहां से होते नहीं है। व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? सो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है, और ये मॉडिफिकेशन होते होते एक नया जीव, एक नई स्पीसीज बन जा रही है। अच्छा रजत, तो वो लिंक मैं नहीं दे सकता ना, वो तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है। बहुत फर्क है परमार साहब, कंटेंट का फर्क होता है, एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है, ठीक है। ये तो 1 महीने का बैच है, इसमें जितना एसएससी सीपीओ वगैरह के लिए जरूरी है वो बातें होती हैं, लेकिन जीएस स्पेशल में सीडीएस लेवल की बातें होती है, पीसीएस लेवल की बातें होती है। तो एवोल्यूशन क्या है, जैव विकास क्या है? जैसे आप कहते हैं कि आदमियों का जो विकास है वो बंदरों से हुआ है ना। जैसे मैंने कहा कि फिश से डेवलप होकर एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बर्ड्स, और बर्ड से मैमल बने। तो ये जो जीवों में क्रमिक विकास हो रहा है उसी को
हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाली कैटेगरी में पढ़ते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरीज है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो थ्योरी दिया था कि किस तरह से जीवों में मॉडिफिकेशंस होते हैं और फिर वो मॉडिफिकेशंस होते होते एक नया स्पीसीज बन जाता है, एक नई जाति बन जाती है। तो सबसे पहले ये बताने की कोशिश लेमार्किज्म ने करी थी। लेमार्किज्म इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लेमार्क कहते हैं कि हम जिस ऑर्गन का यूज करते हैं वो तो डेवलप होता है और अगली पीढ़ी में जाता है, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं वो कई जनरेशन्स के बाद वेस्टिजियल होकर और शेषी होकर आपकी बॉडी से गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसको यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी भी बोला जाता है ना। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लेमार्किज्म दिया था किसने? तो लेमार्क साहब ने। और लेमार्क साहब ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। ये कब पब्लिश हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने ऐसा ही लिख दिया है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला था कि आप जिस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, जिस अंग का इस्तेमाल करते हैं, वो तो डेवलप होता जाता है और अगली पीढ़ी में जाता है, लेकिन जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं वो कई पीढ़ियों के बाद अवशेषी होकर, वेस्टिजियल होकर आपकी बॉडी से लुप्त हो जाता है। जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए जिराफ की गर्दन के बारे में। उन्होंने कहा कि जिराफ जब नीचे खाना पानी खत्म हो गया तो जिराफ जो है वो अपनी गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करने लगे पेड़ों के पत्तियों को खाने के लिए, और ये स्ट्रेच करते करते इसकी गर्दनें लंबी होती गई और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लंबी गर्दन वंशानुगत होती गई, इनहेरिट होता गया और एक नया जाति बन गया जिराफ का, है ना। तो उनके जो मतलब लेमार्किज्म के मेन पॉइंट्स हैं वो यहां पर हैं कि भाई के इन्वायरमेंटल नीड के अनुसार क्या होती हैं, कुछ ऑर्गन ज्यादा यूज होते हैं और कुछ ऑर्गन कम यूज होते हैं। तो जो ऑर्गन यूज होंगे वही क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं अगले जनरेशन में। सो इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है। तो नई नई नीड के अनुसार हम जिन ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, और जिसका यूज नहीं करते वो कई पीढ़ियों के बाद अवशेषी हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा जिराफ की गर्दन के बारे में, उन्होंने कहा कि भाई जब खाना पानी नीचे खत्म हो गया, घास फूस, तो ये ट्री को खाने लगे, पत्तियों को खाने के चक्कर में अपनी गर्दन स्ट्रेच करते गए। सो ये लंबी गर्दन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई और एक नई जाति बन गई। उसी तरह से जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, जल में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, तैरने के लिए अपने टो को स्ट्रेच करते हैं। सो इसके बीच की झिल्ली क्या हो गई, बढ़ती गई और एक वेब्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया जो तैरने में सहायता करने लगा, है ना। तो ये सब उनके कुछ एग्जाम्पल्स थे, उनके एग्जाम्पल थे कि एक्वेटिक बर्ड्स के टोज के बीच जो है वो झिल्ली आ गई, है ना, मेम्ब्रेन आ गया। सांपों में पैर अनुपस्थित हो गए। सांपों में पहले पैर हुआ करते थे, इनका मानना था, लेकिन वो बिल में रेंग कर चलते थे तो पैर का इस्तेमाल नहीं हुआ। सो कई पीढ़ियों के बाद वो खत्म हो गया। उसके बाद जिराफ की जो लंबी गर्दन थी वो क्यों हुई, क्योंकि भोजन तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को लगातार खींचना शुरू किया और फिर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया। ओके, हम लोग जो है अपने ईयर पिन्ना को ज्यादा यूज नहीं करते। ये देखिए, हम अपने कान को हिला नहीं सकते अब। क्यों? क्योंकि इसको हिलाने वाले मसल्स अब वेस्टिजियल हो गए, क्योंकि हमने इसका यूज बंद कर दिया। मच्छर या मक्खी यहाँ पर बैठी रहती थी तो हम लोग ऐसे मारकर भगा देते थे, कान को हिलाते नहीं थे, तो वेस्टिजियल हो गया। ठीक है, तो ये सब उन्होंने तर्क दिया लेमार्कवाद के सपोर्ट में। लेकिन इनकी आलोचना करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विजमैन साहब। विजमैन साहब एकदम मानने को तैयार नहीं थे कि लेमार्क साहब कुछ भी लॉजिकल बात कर रहे हैं। उनका कहना था वाहियात बात कर रहे हैं ये। उन्होंने क्या किया कि चूहे की 22 जनरेशन तक वो पूंछ काटते चले गए, है ना। एक जनरेशन आया, पूंछ काट दिया, अगला जनरेशन आया, पूंछ काट दिया। इस तरह से 22 जनरेशन तक पूंछ काटते गए। किसकी? चूहे की 22 जनरेशन तक काटते गए। लेकिन 23rd जनरेशन में भी पूंछ कटा चूहा नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि लेमार्क साहब बेकार बकवास कर रहे हैं, है ना।
हमने 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काट दी, तो लेमार्क साहब कह रहे थे जिस ऑर्गन का आप यूज करते हैं वो अगली पीढ़ी में जाता है और जिस ऑर्गन का आप यूज नहीं करते हैं वो वेस्टिजियल हो जाता है। तो हमने 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी है, तो अगले जनरेशन में तो कुछ कटा चूहा आना चाहिए था, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि लेमार्क साहब क्या कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। पर लेमार्क साहब की बातें उस दौर के साइंटिस्ट को समझ में नहीं आई, है ना, इनकी बहुत सारी बातें सही थी। तब आया डार्विनिज्म, डार्विनवाद। डार्विनवाद देने वाले थे कौन, डार्विन साहब, और इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ढेर सारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज्यादा होता है, ढेर सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे, ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, ढेर सारे संतान प्रोड्यूस होंगे, जिसके कारण उन ऑफस्प्रिंग्स में, उन संतानों में स्ट्रगल शुरू हो जाता है जीवन के लिए, है ना, फूड के लिए, स्पेस के लिए, अन्य चीजों के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और इस स्ट्रगल के दौरान जो अपने आप को उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित कर लेता है, अपने आप में एडेप्टेशन पैदा कर लेता है, वो तो जीवित रहता है, बाकी की डेथ हो जाती है। यानी इनका कहना था कि प्रकृति उसे जीने देती है जो सर्वोत्तम होता है, जो सुपीरियर होगा वो मर जाएगा, जो इन्फीरियर होगा वो मर जाएगा, जो सुपीरियर होता है वही जीवित रहता है। यानी आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढाल लिया, आप बच जाएंगे, नहीं ढाला मर जाएंगे। दिस इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद, है ना। तो इसके मेन पॉइंट्स ये हैं कि ओवर प्रोडक्शन की वजह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से नई नई आदतें आप में डेवलप होंगी और वो आदतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति उसे जीने देती है, उसे सेलेक्ट करती है जो सर्वोत्तम होता है, जिसने अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। तो ये था आपका क्या, डार्विनिज्म। लेकिन डार्विनिज्म का भी आलोचना हुआ कि भाई इन्होंने ये नहीं बताया कि वेरिएशन होता कैसे है, और उन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में लोगों को कुछ नहीं बताया कि वेस्टिजियल ऑर्गन और शेशियन कैसे बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं। तो ये भी उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। तब आया म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। और म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ये जरूर याद रखिएगा, किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अब कोई आपसे पूछे कि भाई म्यूटेशन क्या होता है, व्हाट इज म्यूटेशन, उत्परिवर्तन क्या होता है, तो आप कहिएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है, उसके डीएनए या जीन्स या क्रोमोसोम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसके डीएनए में या उसके जीन में या उसके गुणसूत्र में अचानक कोई चेंज आ जाता है, अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है। इसी चेंज को कहा जाता है क्या, म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन, दैट इज उत्परिवर्तन, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, जीन्स में या क्रोमोसोम में अचानक कोई चेंज आ जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज ने बताया और उन्होंने कहा कि भाई नई नई जो जातियां बनती हैं वो म्यूटेशन के थ्रू बनती हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज आया, क्रोमोसोम में चेंज आया या जीन में चेंज आया, तो फिर क्या होता है कि वो एक नई जाति बनती है और इस तरह से क्रमिक विकास होता है। ओके, तो ये था म्यूटेशन थ्योरी। अब कुछ मिसलेनियस चीजें हम आपको बता देते हैं।
जैसे होमोलोगस ऑर्गन, अक्सर यहां से सवाल पूछा जाता है, समजात अंग। होमोलोगस ऑर्गन और उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, रट लेना है इसको। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? तो वो ऑर्गन जिसका ओरिजिन सेम है, वो अंग जिसकी उत्पत्ति समान है। उत्पत्ति क्या है? समान, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट है। तो मिसलेनियस दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, कार्य भिन्न है। कुछ और मिसलेनियस चीजें जहां से क्वेश्चन होता है। व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन? तो कहिएगा सर वो ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम है ना, स्ट्रक्ट, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन। और इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, लेकिन उसका कार्य भिन्न होता है। ऑर्गन विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर, दैट इज ओरिजिन, बट आर डिफरेंट फंक्शंस, आर नोन एज व्हाट? होमोलोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन, चीता, व्हेल और बैट के 4 लिम्स, सब का ओरिजिन सेम है। सब में क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमन का 4 लिम्ब, मनुष्य का अग्रपद, चीता के 4 लिम्ब, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। व्हेल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और चमगादड़ का 4 लिम्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना का बना हुआ है। ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट। हमारा देखो 4 लिम्ब का फंक्शन क्या है? चीता इससे दौड़ रहा है, व्हेल तैर रहा है, चमगादड़ उड़ रहा है, चमगादड़ उड़ रहा है। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका? होमोलोगस ऑर्गन का, है ना। आदमी का 4 लिम्ब, चीता का 4 लिम्ब, व्हेल का और बैट का, ये सब का ओरिजिन तो सेम है। सभी बना हुआ है किससे? सभी बना हुआ है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। देखो, चमगादड़ उड़ रहा है इससे, व्हेल तैर रहा है, चीता इससे दौड़ रहा है, और आदमी के 4 लिम्स का काम क्या है? ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, कॉकरोच, हनी बी और मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स, सबकी बनावट सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स हैं वो किसी और काम के लिए यूज हो रहे। हनी बी के जो माउथ पार्ट्स हैं फूलों का रस चूस रहे हैं, और मॉस्किटो का जो माउथ पार्ट्स हैं वो ब्लड सक करने के लिए यूज हो रहे हैं। और अगर हम बात करें किसका? प्लांट में होमोलोगस ऑर्गन की, तो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और कुकुरबिटा का जो टेंड्रिल्स होते हैं, है ना, वो होमोलोगस ऑर्गन है। ये देखिए, बोगेनविलिया एक प्लांट है जिसमें ये कांटे होते हैं, थॉर्न। और ये जो कुकुरबिटा है ना, जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह में ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, इन दोनों का क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन अलग अलग है। तो बस एग्जांपल रट लेना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सो व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन्स? Those organs which have same origin but different functions. Those organs which have same origin but different functions are known as homologous organ. जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न। एग्जाम्पल ये 3 है, 3 के अलावा ज्यादा देखना नहीं है। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन, समरूप अंग, है ना। इसमें उल्टा होगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा, ओरिजिन डिफरेंट, उत्पत्ति भिन्न होगी, उत्पत्ति भिन्न होगी, लेकिन फंक्शन सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, कार्य समान होगा। सो दोज organs which have different origin but same functions are known as analogous, समरूप अंग। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स,
बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट्स के विंग्स दोनों का स्ट्रक्चर ओरिजिन अलग है। विंग्स के बर्ड्स के विंग्स में ह्यूमरस रेडियस अल्ना होते हैं, बोन होते हैं, लेकिन जो कीटों के विंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के विंग होते हैं, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों का काम है उड़ना। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। उसी तरह से जो शार्क के फिन्स होते हैं और डॉल्फिन के फ्लिपर होते हैं, दोनों का काम है तैरना, लेकिन दोनों में बहुत अंतर। उसी तरह से हनी बी और स्कॉर्पियन के स्टिंग का काम क्या है? डंक मारना, लेकिन दोनों की बनावट अलग होती है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग होता है। हाँ, सीजीएल के लिए तो बहुत है इतना। ओके, तो देखो, ये बर्ड के विंग्स में ह्यूमरस रेडियस अल्ना होते हैं और इंसेक्ट्स के विंग में इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, दोनों ही उड़ने के काम में आते हैं। तो ये एनालोगस हो गए। अब आ जाइए वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता। दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट फंक्शनलेस। वो अंग जो हमारे शरीर में रहते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, ऐसे अंगों को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारा विजडम टीथ, अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना के मसल्स, निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन और पुरुषों के निपल्स, है ना। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, हाउ मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, योर आंसर शुड बी 100। ह्यूमन बॉडी में 100 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है। उनमें से 5 को याद रखना: विजडम टीथ, अकल की दांत, अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना के मसल्स, दिस इज ईयर पिन्ना, इसको मूव करने वाले मसल्स फंक्शनल नहीं रहे हम लोगों में, वेस्टिजियल हो गए। निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन, व्हाट इज निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में जाते हैं जब, तो उनके आंखों के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन आ जाता है और आंखों को ढक लेता है और आंखों को वाटर के बैड इफेक्ट से बचाता है। हम लोगों ने स्विमिंग बंद कर दी तो ये झिल्ली सिमट कर यहां पे आ गई, अभी भी इसका थोड़ा सा वेस्टिज यहां पे मौजूद है। सो निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन एंड पुरुषों के निपल्स, ये सब के सब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये आपको 5 याद रखने हैं। उसके बाद आ जाइए कनेक्टिंग लिंक्स। ये सब थोड़ा देख लीजिए मिसलेनियस में। कनेक्टिंग लिंक्स देख लीजिए आप। संयोजक कड़ी या योजक कड़ी, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 ग्रुप के कैरेक्टर्स हों, 2 ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हों, उसको कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। जैसे युगलिना, युगलिना को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। युगलिना की बात करें तो युगलिना में देखो इस तरह से ये होता है आपका फ्लैजिला, जिसके थ्रू ये चलते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं? ये लोकोमोशन करते हैं, प्रचलन करते हैं। और इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जिसके थ्रू ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करता है कौन? प्लांट। और एक जगह से दूसरी जगह जाता है कौन? एनिमल। सो युगलिना इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। And when we talk about the viruses, viruses are the connecting link between living and non-living. सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्या कहलाती है? वायरस। वायरस अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर जाते ही लिविंग हो जाता है। सो वायरसेस आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। When we talk about the lungfishes, this is the connecting link between fishes and amphibians. So when we talk about the lungfishes, they have characters of both fishes and amphibians. तो lungfishes में कुछ कैरेक्टर मछलियों के और कुछ कैरेक्टर उभयचरों के होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, ये आर्कियोप्टेरिक्स कोई जंतु नहीं, ये फॉसिल है। दिस इज अ फॉसिल, एक जीवाश्म मिला था जिसके स्टडी करने पर पाया गया था इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो सांपों के हैं और कुछ कैरेक्टर पक्षियों के हैं। सो आर्कियोप्टेरिक्स इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले जो स्तनधारी हैं, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, सो दोज एनिमल्स व्हिच हैव कैरेक्टर्स ऑफ 2 ग्रुप्स आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक्स। ये इंपॉर्टेंट इसमें है युगलेना,
वायरस, ये दो इंपॉर्टेंट है, और ये आर्कियोप्टेरिक्स। So this is all about your organic evolution and genetics. Organic evolution and genetics. विजडम टीथ चार होते हैं ना, एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक इधर, एक इधर. So we have 4 wisdom teeth.